का ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग चर्चा करेंगे आज उपग्रह या सैटेलाइट किसे कहते हैं। जैसा हम जानते हैं उपग्रह दो प्रकार का होता है। पहला आता है आपका उपग्रह। ये उपग्रह जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक जो नेचुरल द्वारा होता है और दूसरा कृत्रिम उपग्रह जो मानव उसको निर्मित करता है। प्राकृतिक उपग्रह जो है आता है, दूसरा आता है कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह में जैसे चंद्रमा, ये चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, और इसी प्रकार हम कृत्रिम में आते हैं। कृत्रिम उपग्रह जो होता है जो मानव द्वारा निर्मित होता है। अब आता है सर ये उपग्रह क्या होता है, कैसे होता है या कैसे लॉन्च किया जाता है, तो इसके बारे में है। जैसे कि हमारा कृत्रिम उपग्रह जैसे सैटेलाइट वगैरह को अगर हमको लॉन्च करना होता है तो कैसे करेंगे। जैसे हम कहते हैं कि आप लोग यदि आपको कहीं जाना है बस द्वारा, तो आप लोग कहाँ जाते हैं, तो हम कहेंगे सर हम बस के द्वारा जो यात्रा करेंगे वो बस अड्डा जाएंगे। चलिए हम मान लेते हैं अगर रेल द्वारा यात्रा करनी है तब कहाँ जाएंगे, तो आप लोग कहेंगे सर रेल के लिए तो हम जाएंगे रेलवे स्टेशन। चलिए ये भी हम मान लेते हैं। और तीसरा कहते हैं कि यदि हमें एरोप्लेन से जाना है तो हम क्या करेंगे, तो आप लोग कहेंगे सर अगर एरोप्लेन से जाना है तो हम निश्चित हवाई अड्डा जाएंगे। चलिए हम मान लेते हैं। लेकिन आपको अंतरिक्ष वगैरह या अंतरिक्ष पे जाने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप तो ये नहीं कह सकते मैं बस अड्डा जाऊंगा, रेलवे जाऊंगा या हवाई अड्डा जाऊंगा। इसके लिए होता है अंतरिक्ष केंद्र पर अंतरिक्ष स्टेशन या उपग्रह को लॉन्च करने के लिए हम अंतरिक्ष केंद्र द्वारा रॉकेट द्वारा वहां पे ग्रहों पे या कक्षाओं में पृथ्वी के कुछ उपग्रह छोड़ दिया जाता है। अब आता है ये कृत्रिम उपग्रह से हमें क्या लाभ है। जैसे हम लोग जानते हैं हम इस जगह खड़े हैं, इस कमरे में देखा जाए इसमें तमाम वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी इसमें दौड़ रही है। जैसे कहा जाए दूरदर्शन की फ्रीक्वेंसी इसमें दौड़ रही है, और देखा जाए कितने मोबाइल कंपनियां की फ्रीक्वेंसियां दौड़ रही है। या हम साधारण भाषा में देखा जाए रेडियो को क्या करते हैं, वो हम उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ने के लिए कि इतने मेगाहर्ट्ज पे हम लगाते हैं तो हमारा एफएम पकड़ता है या इस टाइप का, तो फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं। तो जब दोनों का टैली खाता है तब जाके हमारा वो स्टेशन पकड़ता है। इसी तरह हम आते हैं टीवी वगैरह पे, तो टीवी वगैरह को जब चैनल सेट करना होता है तो हम एक ही फ्रीक्वेंसी में सारे चैनल नहीं आते, हर फ्रीक्वेंसी को अलग अलग करने पर अलग अलग चैनल आते हैं। ये तो हुआ दूरदर्शन। अब दूरदर्शन के बाद आते हैं मोबाइल को भी इसी में कई कंपनियों की मोबाइलें चल रही हैं। कंपनियों में जैसा कहा जाए एयरटेल या बीएसएनएल इस तरह के, तो उसके लिए भी फ्रीक्वेंसियां होती हैं, हर कंपनियों का अलग अलग होता है। ये सब सुविधा ये सब लॉन्च कौन करता है, ये हमारा कृत्रिम उपग्रह जो सैटेलाइट है। अब सैटेलाइट को हम कैसे स्पेस में पहुंचाते हैं या कैसे क्या करते हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। कृत्रिम उपग्रह जो होता है, जो उसको हम मानव निर्मित द्वारा बनाते हैं, ये कैसे क्या काम है, तो कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको।
ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के ऊपर ये कृत्रिम उपग्रह को छोड़ा जाता है। इसका साधारण उदाहरण लिया जाए, जैसे हम कभी भी देखते हैं, हम मौत का कुआं उदाहरण लिया जाए। मौत के कुएं में क्या होता है कि जब बाइक चलती है तो डोले के चारों तरफ ये घूमता है, मौत के कुएं में गिरता नहीं। इसी तरह यदि हम एक भरी हुई बाल्टी लें, भरी हुई बाल्टी को यदि हम चारों तरफ घुमाएं तो हम देखते हैं कि भरी हुई बाल्टी का पानी गिरता नहीं, क्योंकि उसमें भी फोर्स लगता है, जो बाहर की ओर एक फोर्स लगता है जो उसे गिरने नहीं देता है। सेम इसी प्रकार इस धागे को हम एक ईंटे में बांधे और उसको गोल गोल घुमाएं, तो घुमाने पे हम देखा जाए, कोई अगर ईंटा लिया है, ये ईंट है या टुकड़ा, ईंट का टुकड़ा, इसको जब घुमाएंगे तो ये टुकड़ा देखते हैं कि बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है। तो इसी प्रकार हमारा सैटेलाइट होता है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जब ये आता है उसके क्षेत्र में रहता है, तो चारों तरफ ये पृथ्वी के चक्कर लगाता है और बाहर की ओर एक फोर्स रहता है जिसपे एक टिका रहता है। अब आता है कि ये पृथ्वी के जितने नजदीक रहेगा उतने ज्यादा चक्कर लगाएंगे, और जितने पृथ्वी के या उसके दूर रहेगा, जिसकी कक्षाएं उसकी दूर रहेंगी, वो उतने कम चक्कर लगाएगा। जैसे हमें 10 चक्कर लगाना है तो हमें पृथ्वी के नजदीक लाना पड़ेगा। यहाँ पे ये फर्स्ट इस पे मान लीजिए 10 चक्कर लगा रहा है, और चक्करों को कम करना है तो हम नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे ये लगाएगा 7 या 8 चक्कर लगाएगा। हमारे कहने का मतलब है पृथ्वी के जितने नजदीक रहेगा उतने ज्यादा चक्कर लगाएगा, और जितने अधिक होगा उतने जो है अधिक चक्कर लगाएंगे। तो यदि हम इस पर चर्चा करें कि हमें इतनी सुविधा दे रहा है सैटेलाइट द्वारा, और ये नहीं, पिछले हम कहते हैं कि ये 200 वर्षों से मानव इस पे बहुत अधिक प्रगति भी कर रहा है, और हम अपने इस ग्रह को निकालकर अंतरिक्ष में उपस्थित जितनी भी संभावना होती है इसकी खोज कर रहे हैं। इसके लिए विश्व के लगभग समस्त देश इस अंतरिक्ष कार्यक्रम को संपन्न करते हैं और नए नए उपग्रह को लॉन्च कर रहे हैं, जिसके द्वारा या इसकी सैटेलाइट की वजह से हम जो है टीवी, रेडियो, मोबाइल, इंटरनेट और जैसी अन्य सुविधाएं हमें कृत्रिम उपग्रह के आधार उस पर आधारित है। अब आता है कि ये जो कृत्रिम उपग्रह है, ये उपग्रह यदि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण या इस पर प्रभाव पड़ता है, जब खत्म हो जाता है, तो कभी ये पृथ्वी पे गिरने के भी चांसेस रहते हैं इसके। और कभी कभी सैटेलाइट कहते हैं कि 9-2-11 हो गया, ये कैसे होता है, इसको हम अभी समझाते हैं कि कभी कभी सैटेलाइट चक्कर न लगा के वो चक्कर नहीं लगाता, वो अंत में वो आनंद बच जाता है। कैसे जाता है मैं अभी बताता हूँ। ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पे जिसका द्रव्यमान me है, और ये हमारा ये उपग्रह सैटेलाइट, इसका द्रव्यमान me पृथ्वी का है और त्रिज्या यदि माने r है। और इसी प्रकार हम इसका माने इसकी त्रिज्या जो है कितनी भी दूरी त्रिज्या जो है r है, और इसका मास कैपिटल M है, और हाइट जो है इसका यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट जो है h है। तो ये r त्रिज्या से m पर मास पर या m द्रव्यमान पर ये इसका है, वो h ऊंचाई पर ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अब आता है
एक चक्कर लगा रहा है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी और इस एनर्जी के कारण ये पृथ्वी के चारों तरफ हमारा ये चलता है। अब चलने के कारण हम ये क्या करते हैं कि सैटेलाइट की सारी सुविधा लेते हैं, वही चारों तरफ चल रहा है। यहीं पे हम यदि कहा जाए कि यदि ये अनंत में चला जाए, इन्फिनिटी पे चला जाए, तब क्या होता है, कैसे होता है? इसे कहते हैं प्लान वेग। प्लान वेग जो होता है ये यदि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो जाए तो सीधे ये अनंत में चला जाता है या प्लान वेग हो जाता है या प्लान कर जाता है। जैसे इसके बारे में कहावत है कि हमारे विश्वामित्र जो है त्रिशंकु थे, बहुत पुरानी कथा है। त्रिशंकु ने विश्वामित्र को पूजा करके उनको प्रसन्न किया और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप सशरीर स्वर्ग जाएं। तो जब वो जाने लगे तो पृथ्वी के कुछ दूर पे जाने पर उनका शरीर न ऊपर गया न नीचे। तो वो थ्योरी आज हमें समझ में आया कि जो शरीर था वो नीचे या ऊपर इसलिए नहीं आता था क्योंकि वो शरीर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ये मुक्त था। यहाँ जी जो है जीरो था, हाँ, तो जिससे शरीर न नीचे आती है न ऊपर जाती है, उसी प्लान कर जाती है। इसी प्रकार हमारे ये उपग्रह है तो अक्सर आता है कि हमारा कहते हैं कच्ची वेग जो चक्कर लगाता है, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होता है इसका कच्ची वेग जो है, कच्ची वेग जिसे कहते हैं। यदि इनमें और प्लान वेग में क्या संबंध है, कब प्लान कर जाएंगे, कब हमारा यहाँ पे छोड़कर प्लान कर जाते हैं, आइए चर्चा करते हैं। हम जानते हैं कि प्लान वेग प्लान होता है वो अंडर रूट 2 गुणे कच्ची वेग कहलाता है। यानी कि ये जो जिस वेलोसिटी से चल रहा है उसका अगर हम अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दें या अंडर रूट 2 गुना बढ़ा दें तो ये प्लान कर जाएगा। जैसे अंडर रूट 2 कहें या इससे हम कहते हैं 1.41 या इसे कहते हैं 41%। यानी यदि इसका प्लान वेग हम 41% या हम कहते हैं 1.41 या अंडर रूट 2 बढ़ा दें तो ये कक्षाएं छोड़कर 9-2-11 हो जाएगा, यानी ये प्लान कर जाएगा। तो ये आता है कितने उपग्रह। अब चर्चा करते हैं साधारण भाषा में इन्हें हम कहते हैं तारों का टूटना। ये उल्काएं होती हैं। वास्तव में ये उल्काएं किसी तारे से टूटकर एक मोटे पिंड के रूप में स्वतंत्र हो जाती है। इन पिंडों के गिरने की क्रिया को हम उल्कापात कहते हैं। उल्काएं बहुत तेजी से सूर्य की परिक्रमा लगाने वाले पिंड होते हैं। इनकी संख्या सौरमंडल में करोड़ों में होती है। सूर्य की परिक्रमा करते हुए जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाते हैं तो वायु के साथ इन पिंडों का घर्षण क्रिया होती है, जिसके कारण ये भारी मात्रा में तापीय ऊर्जा का सृजन होता तथा ये उल्काएं गर्म होकर तापीय ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देती हैं और यह चमकते हुए पिंडों के रूप में दिखाई देती हैं। जब कोई उल्का पिंड पूर्णतः जलने से पूर्व संपूर्ण एवं आंशिक रूप से पृथ्वी पर गिरता है तो यह अवशेष को हम कहते हैं उल्का पिंड। अब आते हैं ध्रुव तारा। पृथ्वी के ध्रुव के उत्तर की ओर दिशा में देखें तारा कभी कभी चमकता हुआ दिखाई देता है, तो इसी चमकते हुए तारे को हम ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव तारा को 7 तारों से बने हुए सप्तऋषि मंडल की सहायता से आसानी से देखा जाता है। आते हैं धूमकेतु। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले लंबी पूंछ युक्त आकाशीय पिंडों को धूमकेतु कहते हैं। लंबी पूंछ के कारण रात के अंधेरे में आकाश में आसानी से पहचाने जा सकते हैं। धूमकेतु के मुख्य 2 भाग होते हैं, सिर तथा पूंछ। केतु की
पूंछ अति सूक्ष्म धूल के कणों एवं गैसों की बनी होती हैं। जब यह सूर्य के निकट पहुंचती हैं तो इसका सिर जो सूर्य के सामने होता है चमकने लगता है तथा पूंछ की लंबाई बढ़ने लगती है। यही लंबी अंडाकार कक्षाओं में चक्कर लगाने लगते हैं। धूमकेतु भी सौरमंडल के अन्य ग्रहों की भांति का सदस्य होता है। इन्हें पुच्छर तारों के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब चर्चा करते हैं छाया। छाया स्रोत या अपारदर्शक पदार्थ प्रकाश स्रोत और पर्दे के मध्य आता है तो पर्दे के उस भाग को प्रकाश नहीं पहुंच पाता और शेष भाग पर प्रकाश के स्रोत प्रकाश की पहुंच बनी रहती है, जिससे पर्दे पर एक आवृत्ति उत्पन्न होती है। इसी आवृत्ति को हम छाया कहते हैं। हमारे सौर प्रणाली में लगभग 1 लाख क्षुद्र ग्रह हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर इतने छोटे हैं कि उन्हें पृथ्वी से नहीं देखा जा सकता। प्रत्येक क्षुद्र ग्रह अपनी कक्षाओं में जो सूर्य के आसपास घूमते रहते हैं। इनमें सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरेनस। अब आता है ग्रहण। ग्रहण एक खगोलीय अवस्था होती है जिसमें कोई खगोलीय पिंड जैसे ग्रह या उपग्रह किसी प्रकाश के स्रोत जैसे सूर्य और दूसरे खगोलीय पिंड जैसे पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे प्रकाश कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो जाता है। ये दो ग्रहणों में 2 प्रकार के होते हैं। पहला आता है चंद्र ग्रहण, दूसरा आता है सूर्य ग्रहण। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। चलिए चर्चा करते हैं चंद्र ग्रहण। अपने अपने कक्षाओं में परिक्रमा करते समय जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो ऐसी दशा में पृथ्वी की छाया चंद्रमा में पड़ती है तथा चंद्रमा दिखाई नहीं देता। इस दशा को चंद्र ग्रहण कहते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और इस दशा में जो ग्रहण लगता है वो चंद्र ग्रहण कहलाता है। इसी तरह हम चर्चा करेंगे कि सूर्य ग्रहण किस कारण या कैसे लगता है। अभी हम उस पर करते हैं। अब चर्चा करते हैं सूर्य ग्रहण। जैसे हम जानते हैं कि सूर्य ग्रहण भी चंद्र ग्रहण की भांति छाया का एक परिणाम होता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है तो पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया आच्छादित हो जाती है। इस घटना को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। यानी हम सीधे रूप से कह सकते हैं सूर्य और पृथ्वी भी जब चंद्रमा आ जाती है तब हमारा सूर्य ग्रहण लगता है।
जैसे हमने यहाँ चर्चा किया है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ गया है और इस घटना को हम सूर्यग्रहण कहते हैं। अब आगे चर्चा करते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम इसरो भी कहते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, जिसका मुख्यालय कर्नाटक प्रांत के राजधानी बेंगलुरु में है। इस संस्था में लगभग 17,000 कर्मचारी एवं वैज्ञानिक कार्यरत हैं। संस्थान का मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध कराना, अंतरिक्ष कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में उपग्रह, प्रमोचक यानों, रॉकेट, भू प्रणालियों का विकास शामिल है। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 में किया गया था। अब जानते हैं कौन कौन से अंतरिक्ष स्पेस में क्या क्या है। हम चर्चा करते हैं भारत के कुछ प्रमुख अंतरिक्ष अभियान जो था। पहला था आर्यभट्ट, जो 10 अप्रैल 1975 में इसका प्रक्षेपण या लॉन्चिंग हुआ था, जिसका वजन लगभग 360 किलोग्राम था। इसी तरह रोहिणी आर्यस फर्स्ट 10 अगस्त 1989 में किया गया था, जिसका वजन 45 किलोग्राम था। इसी तरह रोहिणी आर्यस 2 18 जुलाई 1980 में किया गया था, जिसका वजन 35 किलोग्राम था। तो इसी तरह हमारा भारतीय प्रमुख अंतरिक्ष अभियान में भास्कर 2 आया 1981 में, 436 किलोग्राम का था। इस तरह हम अपने कंटिन्यूटी को बनाते हुए दिन पे दिन मॉडर्नाइज करते गए और इसमें से कुछ विश्व के भी कुछ प्रमुख अंतरिक्ष अभियान है, जिसमें आपका लूना फर्स्ट है, इको फर्स्ट है, मेरिनर 4th है। तो ये हमारे भारतीय इसरो जो है हमारे भारत का है। अब चर्चा करते हैं नेक्स्ट नासा पर। अब चर्चा करते हैं नासा, जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में नासा कहते हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की एक शाखा है, जो देश के सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों में या एरोस्पेस में संशोधन का एक जिम्मेदार संस्था है। फरवरी 2006 में नासा का लक्ष्य भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण, वैज्ञानिक खोज और एरोनॉटिक्स संशोधन को बढ़ाना, ये सब था। 14 सितंबर 2011 में नासा ने जो घोषणा किया था कि एक नए स्पेस लॉन्च सिस्टम के डिजाइन का चुनाव किया था, जिसमें चलते संस्था के अंतरिक्ष में और दूर तक सफर करने में सक्षम होंगे। नासा की जो स्थापना हुई थी 19 जुलाई 1959 में हुआ था। ये संस्था जो है अमेरिकी सरकार के अंतर्गत आती है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यहाँ में है। इसमें 18,800 से अधिक कर्मचारी जो हैं इसमें कार्यरत हैं। इसकी वेबसाइट अगर देखा जाए तो www.nasa.government है। अब हमने अपने इसमें चर्चा किया कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, उल्का पिंड क्या है, धूमकेतु क्या है, ध्रुव तारा क्या है, अंतरिक्ष के बारे में बताया कि क्या कहाँ अंतरिक्ष में अपने भारत में इसरो तथा अमेरिका का नासा के बारे में चर्चा किया। अब आते हैं जैसे हम जानते हैं कि जब खगोल विज्ञान तेजी से तरक्की में चल रहा है और दिन पे दिन नए नए ग्रहों की खोज
सामने आ रहा है। ऐसे में हमारे लिए सबसे अहम प्रश्न है, क्या हमारे इस ब्रह्मांड में या सदियों से इंसान ये सवाल का जवाब खोज रहा है कि स्पेस तकनीक से बढ़ते हुए कदम में पिछले कुछ दशकों में आसमान के उस पार अनगिनत जहानों की जो झरोखा खोला जाता है, क्या वहां हम लोग पहुंच पाएंगे? बहुत कम लोग जानते हैं कि जीवन की संभावना वाले ग्रह का अंदाजा लगाना या जो नए नए खोज हो रहे हैं, ये हमारा बाकायदे वैज्ञानिक समीकरण है, जो उनके मुताबिक हम वहां कई ग्रहों पे पहुंच गए हैं और ये खोज रहे हैं कि पृथ्वी के अलावा और कहीं भी जीवन संभव है। दिन पे दिन अन्य ग्रहों पे हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। ये सब हमारे खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष अनुसंधान या इन सबों का योगदान रहा है। अब इस लेसन के बाद जो अगला लेसन हम आता है, हम उस पर चर्चा करेंगे। उस लेसन का नाम है मृदा तथा फसलें। ये लेसन आपका टोटल ज्योग्राफी से और साइंस से भी कुछ रिलेटेड है। इसके बाद आता है मृदा तथा फसलें। मृदा तथा फसलें, इसमें चर्चा करेंगे कि हमारे भारत में कौन कौन सी फसलें पाई जाती हैं, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, या कौन पौधे के लिए कौन सा मौसम अनुकूल है। ये एग्रीकल्चर हमारा एग्रीकल्चर से संबंधित है। हम इसके अगले चर्चा हम अगले वीडियो में संक्षिप्त रूप से करेंगे।